देखिए, आज तक के इतिहास में ऐसा बजट महिलाओं के लिए कभी नहीं आया। जैसा कि माननीय मोदी जी ने अपने पूर्व की घोषणाओं के अंदर कहा था कि ये बजट युवाओं और महिलाओं के प्रति समर्पित रहेगा। तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उसी प्रकार से दूसरे से इसके अंदर ये 3 लाख करोड़ घोषणाएं की गई। एजुकेशन लोन के लिए 2 लाख करोड़ की घोषणाएं, तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नौकरियों की सौगात लाने वाला है। आप सोचिए कि गरीब कल्याण का इस प्रकार का बजट आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया। हमें ऐसा लगता है किसानों के लिए जोरदार सुविधाएं, कई प्रकार की उन्नत किस्मों को लाने के लिए योजनाएं, और आप देखिए कम ब्याज दर पर गरीब छात्रों को लोन देना, और इस प्रकार की योजनाओं से निश्चित रूप से ये जो मोदी 3.0 बजट है, ये अपने आप में अविश्वसनीय और ऐसा बजट है जो कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया है। देश की सुरक्षा के बारे में उसमें कोई बजट है उनके लिए? निश्चित रूप से सुरक्षा के अंदर भी बजट बढ़ाया गया है। और वैसे भी आप देखिए कि जब से मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आए हैं, तो सुरक्षा तो बहुत चौक चौबंद हुई है। और पहले लोग, हमारे सेना के पास में जूते तक नहीं थे, कई प्रकार की समस्याएं थी। तो वो सारी तकलीफ़ें दूर होकर उन्नत किस्म की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, और आज की सेना पूरी तरह से सुसज्जित है, हर मौके पर लड़ने के में सक्षम है और मजबूत सेना है। तो ये जो बजट है इस बार, इसका अगर 10 में से नंबर दिया जाए तो आप कितना नंबर? 10 में से नंबर देना हो तो मुझे लग रहा है 10 से अधिक कैसे दूँ। जीएसटी कम कर दिया है, गोल्ड पर टैक्स कम कर दिया है, और इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अविश्वसनीय बजट लग रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये बजट किस प्रकार से बनाया गया होगा कि इतना जोरदार बजट आया है। आम जनता के लिए जो सबसे बढ़िया बजट निकल के आ रहा है कौन सा होगा? देखिए, हर चीज़ सस्ती हुई है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो जनता यूज करती है, इलेक्ट्रॉनिक कारें, इस प्रकार की चीज़ें इतना सस्ता, इस प्रकार की चीज़ें सस्ती की है। तो इसका मतलब ये ध्यान में है मोदी जी को। मध्यम वर्गीय जो एक बहुत बड़ा तबका है, उनके काम में आने वाली वस्तुएं या रोज़मर्रा में काम आने वाली वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में सस्ती की गई है। व्यापार की तरफ बात करें तो जो नए स्टार्टअप वगैरह इनके लिए कुछ? नए स्टार्टअप के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है, बहुत सारी नए प्लानिंग के लिए, लोन के लिए लोन का ब्याज कम किया है। इससे भी निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा और आने वाले टाइम में स्टार्टअप बढ़ेगा। अब जैसे अलग अलग स्टेट वाइज है, तो अपने राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, किस किस स्टेट में कौन सी जगह का खास? देखिए, स्पेशल स्टेट के लिए ये लोग विपक्ष बार बार कर रहा था बिहार के लिए, लेकिन एक बात समझिए कि किसी भी राज्य को स्पेशल दर्जा देने के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएं होती है। वो प्राथमिकताएं पूरी नहीं तो वो किया नहीं जा सकता। लेकिन स्पेशल स्टेट बनने के बाद बेनिफिट क्या होगा तो बजट में ही बेनिफिट मिलेगा या बजट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो तो मोदी जी ने दे दिया है। 40,000 करोड़ से अधिक का बजट बिहार को एडिशनल दिया गया, और 14,000 करोड़ से अधिक का बजट आंध्र प्रदेश को दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी नए मेडिकल कॉलेज से लेकर और बहुत सारी सुविधाएं जो एडिशनल बिहार को मिली है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय के अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश भी देश के साथ कदम बढ़ा के चलेंगे। सीतारमन जी ने अभी 7वीं बार अपना नया बजट पेश किया है, तो क्या कुछ कैसे देखते हो आप उसको? भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस साल का जो बजट है वो बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में निर्मला सीतारमन जी ने जो प्राथमिकताएं तय की गई है, उनमें सबसे बड़ी प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता व अनुकूलता है, उसको रखा है। ये पूरा बजट है, इसमें 9 प्राथमिकताएं तय की गई है, और उसमें सबसे पहला कृषि के अंदर उत्पादन कैसे बढ़े, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो, किसानों की आर्थिक हालत सुधरे, किसानों को एक खुशहाली का वातावरण मिले, और किस तरह से जो उनका उत्पादन है उसका उनको पूरी तरह से मूल्य मिले। इसके अलावा उसमें किस तरह की जो अनुकूलता है फसलों की, उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, इस पर ये फोकस किया है। और दूसरा, इसमें जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए ये बजट है बहुत ही आशा का संदेश लेके आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता दूसरे नंबर पर रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण की रखी है, जिसके तहत युवाओं को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराए जाए, किस प्रकार से उनको कौशल का प्रशिक्षण देके आत्मनिर्भर होने के लिए उनको एक रोज़गार का मार्ग प्रशस्त हो, इस पे विशेष इन्होंने ध्यान दिया है। तीसरा, इसमें मानव संसाधन के विकास
और सामाजिक न्याय दलितों को, पिछड़ों को किस तरह से मिले, किस तरह से सबको अवसर मिले, कैसे गरीब लोग हैं उनकी कैसे उन्नति हो, कैसे किसानों की उन्नति हो, किस तरह से दलितों के साथ साथ युवाओं को किस तरह से सहायता मिले, वृद्धों को कैसे सहायता मिले, सीनियर सिटीजन्स को कैसे लाभ मिले, इन सब विषयों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा विनिर्माण और सेवाएं जो सेक्टर है हमारा, उसके अंदर भी इस प्राथमिकता में इसको रखा गया है। इसके अलावा शहरी विकास है, इस बजट में उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर आबादी अभी शहरों में रह रही है और शहरों में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है। इसके अलावा शहरों की जो लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, उन समस्याओं को कैसे रोका जाए और कैसे उनका विकास किया जाए, इस बार का बजट है ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है, पूरी प्राथमिकता इनमें दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा है, इस विषय को भी इस बजट में महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है कि किस तरह से हमारे ऊर्जा के सेक्टर में किस तरह से बिजली का उत्पादन बढ़े, कैसे उनका वितरण हो, कैसे लोगों को समय पर बिजली मिले, कैसे किसानों को, उद्योगों को, आम आदमी को कैसे बिजली मिले, इसके ऊपर इसमें व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से इस बजट के अंदर नवाचारों को करने के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए और विकास के लिए एक अलग से व्यवस्था इसमें की गई है। मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम देखते हैं विदेशों में किस तरह से लगातार आज की तारीख में रिसर्च हो रही है, किस तरह से नए नए इनोवेटिव है उनको सामने लाया जा रहा है और कैसे आम आदमी के जीवन को सुधारा जा रहा है, तो ये भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा अवसंरचना और अगली पीढ़ी के सुधार के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको भी इस बजट में फोकस किया है। तो मैं समझता हूँ कि बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई है, वो पूरा बजट उसी के आधार पर है। तो इससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, बेरोज़गारों को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत दी गई है। उसी प्रकार से जो मध्यम वर्गीय लोग कई वर्षों से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो उनके वेतन की जो आय है उसमें किस प्रकार से छूट दी जाए, तो इस बार आयकर के स्लैबों में परिवर्तन किया है। 3 लाख रुपए तक की आय है उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख तक की जो आय होगी उस पर 5% का आयकर लगेगा और 7 लाख से 10 लाख तक की जो आय होगी उसके ऊपर 10% का आयकर लगेगा और 10 से 12 लाख तक की जो आय है उस पर 15% और 12 से 15 लाख तक की आय पे 20% के आयकर का प्रावधान इनने उसमें किया है। इसके अलावा सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक सबसे खुशी की बात और है, उनके लिए एक विशेष राहत ये दी गई है कि जो स्पेशल डिडक्शन था, तो पहले 50,000 रुपये था, 50,000 रुपये तक की आय पे था, उसको अब 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट है पूरी तरह से पूरे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने, जो आज हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है और जो मोदी जी का संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पे पहुंचाना है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। तो बिहार को विशेष दर्जा की बड़ी मांग हो रही है, तो क्या उसका विशेष दर्जा मिला है? नहीं, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट के प्रावधान किए गए हैं वहाँ के विकास के लिए, और विशेष दर्जे की भी बात है, वो भी आने वाले समय में हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे।